देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमेशा से एक लोकप्रिय ऑप्शन रहा है निवेश का, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ब्याज दरें गिरी हैं, आम निवेशक दुविधा में है कि 8% से भी कम इंटरेस्ट पर क्या अब इस ऑप्शन में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, यानी इसमें अब कितना दम बाकी है। पीपीएफ को समझने के लिए हम लाए हैं आज की खास पेशकश। हमारे साथ हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर बलवंत जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जहां तक बात है पीपीएफ की, तो अब अगर हम इसे और इंस्ट्रूमेंट्स से कंपेयर करें, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं काफी कम आ चुके हैं, 7.9% पर दर आ चुकी है। साथ ही हाल फिलहाल में जो चेंजेस, जो बदलाव पीपीएफ के अंदर अनाउंस हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठा है कि अब 15 साल के लिए खाता खोलना क्या फायदेमंद होगा, या फिर जो एक 5 साल का अब एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आप 5 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट करने के बाद रकम इसमें से थोड़ी थोड़ी आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैच्योरिटी से पहले आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए पीपीएफ अब कितना अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको लग रहा है? देखिए पल्लवी, जो पीपीएफ अकाउंट है वो जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन वगैरह होता है। तो एज ए सब्सटीट्यूट कि जिन लोगों के लिए ये प्रोविडेंट फंड की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली पीपीएफ का जो पर्पज है वो आपके लिए रिटायरमेंट के टाइम आपके पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाए, वो पर्पज है। जहां तक अभी आप जैसे कह रही है कि जो विड्रॉल के जो नियम अभी चेंज किए हैं 2016 में, वैसे पीपीएफ का खाता आप बंद नहीं कर सकते। पीपीएफ के खाते की टेन्योर जो है वो 15 साल है, परंतु एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार है, आपके स्पाउस बीमार है, आपके चिल्ड्रन बीमार है, या अकाउंट होल्डर या जो माइनर चाइल्ड है जिसके नाम से अकाउंट है, उसको हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप पीपीएफ का अकाउंट 5 साल पूरा होने के बाद प्रीमेच्योरली बंद कर सकते हैं। परंतु इसके लिए कॉस्ट है। जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट उस साल में जो एप्लीकेबल थी, उसमें से 1% हर साल की ब्याज कम हो जाएगी, और वो आपका जो प्रोसीड्स है उसमें से उतना जो पेनल इंटरेस्ट है वो काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। परंतु मेरा सुझाव है कि अगर आपको जरूरत नहीं हो तो पीपीएफ के पैसे को हाथ नहीं लगाइएगा। अगर आपके पास दूसरा और कोई जरिया है मेडिकल इमरजेंसी को मीट करने का, या जो हायर एजुकेशन के रिक्वायरमेंट है, तो आप पीपीएफ का खाता बंद तो कतई नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें मतलब ये क्या बोलते हैं, विन विन सिचुएशन है पीपीएफ अकाउंट। अब जैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट है, जब मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलता है वो भी आपके हाथ में फिलहाल तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। तो मेरे हिसाब से जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेना चाहता, जो इक्विटी मार्केट की रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए पीपीएफ से बेहतर इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है। उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है और कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ये इसका इनिशियल पीरियड 15 साल है, तो आपके पास 15 साल बाद में अगर आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है। इनफैक्ट बलवंत जी, जिन्होंने आज से कुछ समय पहले खोला हो, यानी कि अब क्योंकि अब क्वार्टरली बेसिस पे इनकी ब्याज दरें समीक्षा होती है, रिव्यू की जाती है, और हमने देखा भी है पिछले कुछ समय में लगातार ये 0.1% घटी है, और जो अब लेटेस्ट ब्याज दर है जो अप्रैल से जून तिमाही के लिए एप्लीकेबल है वो 7.9% है, जो कई सालों में सबसे कम है। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्या इंटरेस्ट रेट हालांकि एक फैक्टर हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को चुनने का या फिर नहीं चुनने का, लेकिन आपने कहा कि इसमें कंपाउंडिंग बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्लस इसमें कंप्लीटली टैक्स छूट है, यानी जो मूल राशि लगाई जाती है उस पर कोई टैक्स नहीं है, जो ब्याज आप अर्न करेंगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, और फाइनली जब आप मैच्योरिटी पर रकम निकालेंगे तो तीसरी स्टेज पर भी वो एग्जेम्प्टेड है, यानी एग्जेम्प्ट ये स्टेटस पीपीएफ को मिला हुआ है। डेफिनेटली इस बात को लेकर ये स्कोर करता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट से अच्छा है। लेकिन जहां तक इसकी ब्याज दरों की बात है, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर आपने अप्रैल में खाता खोला या आपने साल के बीच में कभी भी खाता खोला, जो नई ब्याज दरें होंगी वो लागू हो जाएंगी। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है कि अगर लगातार ब्याज दरों में कमी आ रही है तो आने वाले समय में हो सकता है कि 7.5% के आसपास भी पहुंच सकता है। तो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है, इसमें आपको लगता है भी अभी भी इन्फ्लेशन बीटिंग है और अभी भी अट्रैक्टिव ऑप्शन है इंटरेस्ट के हिसाब से, रिटर्न जो इसमें मिल रहे हैं उसके लिहाज से?
पल्लवी, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपको जो 7.9 है वो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जब नॉमिनल रेट जो इंटरेस्ट की है उसमें आपसे आप इंटरेस्ट इन्फ्लेशन की रेट अगर कम कर देते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रियल इंटरेस्ट है। तो अभी जैसे इन्फ्लेशन की रेट 4% के आसपास है तो अभी भी आपके लिए रियल टर्म में आपको पॉजिटिव इंटरेस्ट मिलता है। और पहले जैसे जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक जमाना था जब पीपीएफ पे 12% का ब्याज मिलता था, तब इन्फ्लेशन की रेट भी डबल डिजिट हुआ करती थी। तो इफेक्टिवली आपके हाथ में रियल टर्म्स में ज्यादा पैसा ही आने वाला है अगर ये रेट कम हो रही है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन कम होगा तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट भी कम होने वाली है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने में लंबे समय में भी कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए ना, अगर आपको कंपेयर करना है जैसे बैंक एफडी में है, बैंक एफडी अभी जैसे एसबीआई ने थोड़े दिन पहले इंटरेस्ट की रेट कम कर दी तो 6.5 और 7% के आसपास है, तो उससे तो बढ़िया ही है। और जो आपकी बैंक एफडी पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे आपको टैक्स लगता है, तो टैक्सेबल इनकम है। ये तो पीपीएफ मैंने जैसे बताया आपके हाथ में पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। तो आपको भले ही आपके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है या बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए भी अगर पैसा इकट्ठा करना है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो मेरी ओपिनियन में पीपीएफ से अच्छा ऑप्शन आपके पास और कोई नहीं आज की तारीख में। ठीक है। इनफैक्ट आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि पीपीएफ खाता अब क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन जिसका जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, पोस्ट ऑफिस में जाइए वहां पर खाता खोलिए, शायद कुछ मिनिमम 500 रुपए से खाता खुलेगा। क्या माइनस के लिए भी खाता खुल सकता है? मतलब कौन कौन इस खाते का फायदा उठा सकता है? देखिए पल्लवी, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का रेसिडेंट है फेमा पर्पज के लिए वो पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा माइनर के ब्याह पे उसके पेरेंट्स भी पीपीएफ का खाता खोल सकते हैं। एचईएफ का खाता नहीं खोला जा सकता, परंतु एचईएफ अपने अकाउंट में से अपने मेंबर के अकाउंट में पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन करे तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलता है। तो एचयूएफ का आपने कहा कि जो एचयूएफ के नाम पर तो खाता नहीं खुलेगा, लेकिन एचयूएफ का कोई सदस्य इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो टैक्स छूट मिलेगी एचयूएफ के जो मेन मेंबर होता है करता उसको, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो कि इसमें निवेश कर रहा है? एचयूएफ के लिए आज थोड़ा समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए पल्लवी, ऐसा है चूंकि पैसा एचयूएफ के अकाउंट में से जा रहा है तो जो बेनिफिट है वो एचयूएफ की इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा, कर्ता को भी नहीं मिलेगा या कोई मेंबर को भी नहीं मिलेगा। एचयूएफ अपने जो फंड है उसमें से या तो कर्ता के या और कोई बाकी मेंबर्स के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकती है उनके पीपीएफ अकाउंट में, और जो टैक्स का बेनिफिट है वो एचयूएफ के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ले सकती है। ठीक है, यानी कोई भी 18 साल से ज्यादा का इंडिविजुअल है, बशर्ते कि वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, वो इसमें खाता खोल सकते हैं। साथ ही एचयूएफ के नाम पर तो नहीं खुलेगा, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस वहां से भी आ सकते हैं। जहां तक तरीके की बात है, पोस्ट ऑफिस में या किसी भी ऑथराइज बैंक में जाके आप खाता खोल सकते हैं। फिलहाल 7.9% की दर से आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा और सालाना आप मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 12 टाइम्स कर सकते हैं, और अगर मॉनेटरी टर्म्स में समझे तो 1.5 लाख। इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ बलवंत जी, आपने कहा कि ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना तो चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बीटिंग भी है और कई मामलों में टैक्स एग्जेम्पशन के लिहाज से और भी कई एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी इसको तो शायद ना भी कहें, लेकिन एक फीचर कि ये कंप्लीटली जो है डेट में निवेश इसका रहता है, यानी इक्विटी एक्सपोजर इसमें नील है। तो क्या आपको लगता है कि अगर बहुत सारी चीजें पोर्टफोलियो के अंदर हैं तो उनमें से एक हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली पीपीएफ के जरिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, इसमें थोड़ा लैग करेंगे, कॉर्पस शायद उतना नहीं बन पाएगा? देखिए पल्लवी, जो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक असेट अलोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। जैसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं कि नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो जो आप कह रही है कि सिर्फ पीपीएफ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ पीपीएफ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, परंतु आपका जो असेट एलोकेशन है उसमें इक्विटी भी होना चाहिए और डेट भी होना चाहिए, और डेट के एक भाग के रूप में आपका पीपीएफ भी हो सकता है। और जिसमें मैंने बताया कि कोई स्पेसिफिक गोल जो है, जो लॉन्ग टर्म गोल है,
उसमें आप पीपीएफ कंसीडर कर सकते हैं रिटायरमेंट या बच्चों के कोई एजुकेशन या मैरिज की प्लानिंग के लिए। परंतु देखिए पल्लवी, ऐसा है, अगर आप यंग है, अभी कैरियर शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से पीपीएफ से भी बेहतर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है ईएलएसएस के फॉर्म में, जिसपे आपको लंबे समय में पीपीएफ से बढ़िया रिटर्न मिलेगा और पीपीएफ की तरह ही एक तीनों लेवल पे एग्जम्प्ट है। परंतु जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहता है और चाहता है कि मैं रिटायर हूं तब मुझे कम से कम फिक्स अमाउंट थोड़ा बहुत मिल जावे, तो उनके लिए पीपीएफ अच्छा है। परंतु जैसे यंग 25-30 साल की उम्र वाले हैं, उनके लिए पीपीएफ से ईएलएसएस निश्चित रूप से बेहतर है। परंतु उसमें आप जो मार्केट की रिस्क है वो कैरी करते हैं, मतलब आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड है ईएलएसएस का, परंतु जरूरी नहीं कि आपको 3 साल में पॉजिटिव रिटर्न ही हर बार मिले। तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की मानसिकता के साथ ईएलएसएस में जाना चाहिए। ठीक है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहां एटीसी में आपको छूट मिलती है। ईएलएसएस पीपीएफ दोनों ही एटीसी सेक्शन के अंदर आप छूट लेते हैं, दोनों में 1.5 लाख तक की छूट है। लेकिन जहां से आपने बताया एसेट की जहां तक बात है, उसमें इक्विटी एक्सपोजर आपको होता है, तो थोड़ा रिस्क जाहिर सी बात है आपको होगा। तो आप अपने लेवल पर देखें आप कितना जोखिम ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं। जहां तक बात टैक्स छूट की है, आपने कहा इंडिविजुअल्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और माइनर के लिए अगर कोई अकाउंट खोलता है तो जो भी गार्जियन होगा या पेरेंट होगा वो टैक्स छूट अपने मतलब बच्चे के नाम पर ले सकता है। तो क्लबिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है टैक्स में, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। अगर कोई हाउसवाइफ है और वो अपनी वाइफ के नाम पे खाता किसी ने खोला है, तो क्या वो इंडिविजुअल भी एटीसी में छूट ले पाएगा, और क्या वो 1.5 लाख की जो उसकी खुद की लिमिट है इंडिविजुअल की, उसके बियॉन्ड छूट ले सकता है कैसे? देखिए पल्लवी, जो एटीसी की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है, परंतु उसमें बीच में रेगुलेशन आया कि आप अपने अकाउंट में और माइनर के अकाउंट में दोनों में मिला के आप 1.5 लाख रुपए तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न है कि किसके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके स्पाउस के अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपके कोई भी चाइल्ड के अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो माइनर ही हो, इवन आपकी मैरिड डॉटर है उसके अकाउंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपका सन है, उनके अकाउंट में भी आप कर सकते हैं, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था क्लबिंग का, ऐसा होता है कि जैसे अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कोई भी गिफ्ट देता है, तो उस गिफ्ट दी हुई असेट से जो भी इनकम होती है वो टैक्सेबल हो जाती है, गिफ्ट करने क्लब हो जाती है जो व्यक्ति गिफ्ट देता है। परंतु चूंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट आपके स्पाउस के हाथ में एग्जम्प्ट है, अगर आप माइनर को गिफ्ट करते हैं तो माइनर के हाथ में एग्जम्प्ट है, तो क्लबिंग होने के बाद भी आपके हाथ में वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पीपीएफ को आप टैक्स प्लानिंग के जरिए के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप हर साल अपनी असेट में से 1.5 लाख रुपए अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और 1.5 लाख से जो आपको इनकम होने वाली थी वो आगे से आपके बच्चों के अकाउंट में हो जाएगी या आपके वाइफ के अकाउंट में हो जाएगी। और चूंकि उसका क्लबिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आप लेजिटिमेटली आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में से, अपनी एसेट में से आपके स्पाउस और आपके बच्चों के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। और चूंकि 56(2) के अंदर आप अपने रिलेटिव, जो क्लोज रिलेटिव है जिसमें आपके बच्चे और आपके स्पाउस शामिल है, आप गिफ्ट कितनी भी करें उसमें कोई भी सीमा नहीं है। अदरवाइज आप अगर कोई अजनबी को या जो नॉन रिलेटिव है अगर उसको आप 50,000 रुपए से गिफ्ट देते हैं, तो जो रेसिपिएंट है उसके हाथ में वो पूरी की, अगर 50,000 से ज्यादा सब स्रोत से मिला के अगर उनको भेंट मिलती है तो वो पूरी की पूरी जो रेसिपिएंट है उनके हाथ में टैक्स हो जाती है। तो इसमें देखिए क्लबिंग का भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा और गिफ्ट टैक्स का भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा 56(2) का। यानी कई मायनों में पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन रिस्क आप अगर थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं तो आप कुछ हिस्सा पीपीएफ और कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में, खासतौर पर ईएलएसएस जो टैक्स सेविंग की एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, उसके अंदर निवेश कर सकते हैं।